personas. देखना। नमस्कार, हर संडे की तरह आपके साथ जुड़ चुका हूँ। आपको सभी को इस नए साल की शुभकामनाएं, 2026 की शुभकामनाएं। और मेरी इच्छा यही रहेगी कि 2026 में आपको आपकी बैंक के परिचालन में या आपके बैंक के मैनेजमेंट में कम से कम तकलीफ हो और आपकी बैंक अच्छी प्रोग्रेस करे। मैं चुनिंदा सब्जेक्ट्स पे आपके साथ बातें करता हूँ और ये साल का पहला वीडियो है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक आपके लिए प्लेबुक टाइप वीडियो बनाऊँ। प्लेबुक का मतलब ये है कि साल भर में आपको क्या करना है। आई मीन जिसको हम कहते हैं कि व्हाट शुड बी द फोकस ऑफ द अर्बन कोऑपरेटर, अर्बन बैंकिंग कोऑपरेटर। What should be the focus of the directors and CEOs? What are those key points where you should pay more attention? अगर आपको ये लगता है कि आपको आपकी बैंक अच्छी तरह से प्रोग्रेस के रूट पे लेके जाना है और आपको कंप्लायंट बैंक बनना है, सो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं बात करूँगा। संभव हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप बिल्कुल ही न कर पाए, लेकिन उस दिशा में चलना, उस राह पे चलना, मेरा ये मानना है कि बहुत आवश्यक है। इट्स एक्सट्रीमली इसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड दिस प्लेबुक वेल, understand the changes which are coming up and prepare ourselves in that direction. आप तो जानते ही हैं कि काफ़ी चीज़ों में बदलाव हो रहा है, रेगुलेशन में बदलाव हो रहे हैं, हमारे चैलेंजेस बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी एक हमारा बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए ध्यान देने के लिए मेरा ये मानना है कि मैंने एक 8-10 पॉइंट के ऊपर मैं थोड़ा फोकस करूँगा। जो ये जो 8-10 पॉइंट होंगी जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है, उस हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी करनी है। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो भी रिजर्व बैंक की रेगुलेटरी गाइडलाइंस है, उसको कंप्लाई करें, उसको कंप्लाई करने की कोशिश करें। यानी कोशिश ये शब्द शायद गलत होगा, आपको कंप्लाई ही करना चाहिए, यू मस्ट कंप्लाई। और अभी मेरे सामने जो मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स में जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनके लिए मुझे कई चैलेंजेस अलग तरीके से लगते हैं, जैसे कि जिसके ऊपर आज मैं बात नहीं करूँगा। वो ये है कि प्रायोरिटी सेक्टर का आपका जो टारगेट है, मार्च 26 निकट आ रहा है और आपको कोशिश करनी है कि वो जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस दी गई है उसके बारे में आप ज़्यादा ध्यान दें। लेकिन मैं 8-10 पॉइंट्स आपको इस तरह से बताऊंगा या ऐसे बताऊंगा कि जिसके ऊपर अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो देना ज़रूरी है। और आपको उस हिसाब से आपके आपका जो बैंक का मैनेजमेंट है, उसमें चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें टिकना है तो, बढ़ने की तो बात ही नहीं मैं कर रहा, मैं टिकने की बात कर रहा हूँ। अगर हमें टिकना है एज अ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, अगर हमें सरवाइव करना है और ग्रो करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप सब लोगों ने भी सुना है, मैंने भी सुना है, लेकिन मुझे लगता है कि समय आ गया है कि हम लोग इन चीज़ों पे ज़रा ध्यान दें। जैसे कि मैं आपको ये कहने वाला हूँ कि आपको अपने बैंक के लिए एक डिजिटल फ्रेमवर्क खुद के लिए तैयार करनी है। अगर डिजिटल फ्रेमवर्क में अगर आप नहीं है, तो वो होने के लिए जो भी करना ज़रूरी है वो कीजिए। अगर आपके बैंक में मोबाइल बैंकिंग या क्यूआर कोड रिलेटेड टेक्नोलॉजी अगर नहीं है, आप पिछड़ जाएंगे। आपको कोशिश करनी है कि रिजर्व बैंक के जो नियम है, रिजर्व बैंक के जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस है, वो उसको कंप्लाई करें और उसकी ओर ध्यान दें। दिसंबर 24 में अभी रिजर्व बैंक में ट्रेंड्स और एनालिसिस में अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के बारे में बहुत कुछ अच्छी चीज़ें कही हैं, लेकिन जो छुपा हुआ उसमें क्या है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा।
और हमारी जो सीरीज चल रही है मास्टर डायरेक्शंस के ऊपर, वो तो कंटिन्यू रहेगी। लेकिन मुझे लगा ये साल का पहला वीडियो है, तो मैं आपको इन ऐसे विचार दूं जो आपको पूरे साल भर काम में आएंगे और मार्च 26 के पहले भी काम में आएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको आपकी बैंक को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर ले जाना है। आप कहाँ पे हो इसका एनालिसिस कीजिएगा, और क्या आपके पास नहीं है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगर आप T3 में माइग्रेट हो रहे हो, ज़्यादा बैंक नहीं है T3 और T4 में, 100 के आसपास होगी। कहने का मतलब ये, अगर आप T1 और T2 में है और कल जाके आप T3 में आप अगर जा रहे हो, तो उसमें दो चीज़ें होती है। देयर आर टू थिंग्स विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यू हैव द इंटाइटलमेंट टू बी ए शेड्यूल बैंक। जैसे ही आप T3 में जाते हैं तो आप बन सकते हो। उसकी कंडीशंस अलग अलग है, उसके बारे में कभी और दिन बात करेंगे। लेकिन अगर आप T3 में है, T4 में है, तो आपको ये ध्यान ज़रूरी रखना है कि आपको रिस्क और कंप्लायंस के बारे में टेक्नोलॉजी लाना बहुत ज़रूरी है। सुपरवाइजरी एक्सपेक्टेशन जो है कि आप आपकी बैंक के परिचालन में ऑटोमेटेड डैशबोर्ड्स लेके आइएगा, कंप्लायंस के लिए लेके आइएगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के लिए लेके आइएगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग पे आप जाइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और रिजर्व बैंक अभी तो कुछ उसमें रेगुलेटरी गाइडलाइंस नहीं है, तो अभी जिस तरह से चल रहा है उस तरह से चलेगा। लेकिन कल जाके रिजर्व बैंक ये बोल सकती है कि आपको जो टेक्नोलॉजी है वो रिस्क और कंप्लायंस में आपको लाना ज़रूरी है। पिछले 4-5 साल में, रादर 2025 में भी जो गवर्नेंस के लिए बदलाव आए हैं, जैसे BR एक्ट में अमेंडमेंट आई है, और उसके बारे में मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि स्ट्रेंथनिंग द गवर्नेंस इंटरनल, द कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिल्डिंग लीडरशिप कैपेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम ना तो बोर्ड के लिए, ना हमारे की मैनेजमेंट पर्सनल के सक्सेशन प्लानिंग के ऊपर ध्यान देते हैं। हमारा रोड मैप अगले 5 साल का तैयार होना जरूरी है। अगर बोर्ड की टर्म 10 साल तक रिस्ट्रिक्ट होती है, तो जो सक्सेशन होगा उसकी तैयारी करना भी बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप आपको बिल्ड करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। आपकी KMP जो है उस तरह से उसमें इनबिल्ट होना, सिस्टम में इनबिल्ट होना बहुत ज़रूरी है। और इस सब के पीछे एक बहुत बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण चीज़ मुझे लगता है वो ये है कि ये सिंपली लीडरशिप और कैपेबिलिटी के अलावा आपको अकाउंटेबिलिटी के बारे में भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी फिनटेक्स आज देश भर में काम कर रही है, और ये जो फिनटेक्स है बहुत सारे सॉल्यूशंस देती हैं। मैं किसी एक फिनटेक कंपनी के लिए बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो उचित भी नहीं है। लेकिन आप ये जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज है उनके साथ पार्टनरशिप कीजिएगा, जो आपको सूटेबल होता है। आपकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड कीजिएगा, आपका MIS स्ट्रेंथन कीजिएगा, आपका रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इंप्रूव कीजिएगा। जब रिजर्व बैंक की इंस्पेक्शन टीम आती है तो वो ये देखेगी कि इसमें बदलाव किस तरह से आए हैं। तो मुझे जो लगता है वो ये है कि एज ए अर्बन कोऑपरेटिव बैंकर हमें दो चीज़ों की तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ ऐसी है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज गोइंग टू बी दी एक्रोनिम, इज गोइंग टू बी दी स्टैंडर्ड। और अगर हम फिट नहीं हैं तो हम उचित समय पे निर्णय ले लें कि हमारी बैंक को हम किसी और बैंक में या तो समय पे मर्ज करें, या फिर रिवाइवल प्लान इस तरह से बनाएं कि आगे जा करके पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि रिजर्व बैंक फोकस करने वाली है कंसोलिडेशन पे। ये जो 1455 1453 जो भी बैंक्स हैं, they would like to ensure that only the quality bank remain in the sector. Those who are compliant, those who have technology, those who have standards. मैंने कई बार कहा है कि जून जुलाई 24 में रिजर्व बैंक ने
एक एक सर्कुलर निकाला था, स्पेशली वो T3 और T4 बैंकों के लिए था। वो क्या था कि आपको जो ऑपरेशनल रिस्क आती है, उसका रेज़िलियंस आपको मेज़र करना है, गैप एनालिसिस मेज़र करनी है और ये जो गैप्स है, उनको एलिमिनेट करना है। रिज़र्व बैंक आपको पूरी तरह से रिस्क मैनेजमेंट पे माइग्रेट कर रही है। आप जितने भी मास्टर्स आप देखेंगे, क्या ध्यान में आता है? हर एक सर्कुलर को वो रिस्क के नज़रिए से देख रहे हैं। तो हमें भी वो बदलाव लाना ज़रूरी है कि हम लोग हर चीज़ में रिस्क देखें, उसको मिटिगेट करें, उसको कम करें या उसको हैंडल करने की तैयारी अच्छी तरह से करें। मैंने आपको कई बार कहा है, आज फिर से कहता हूँ कि बोर्ड में सक्सेशन प्लानिंग लाना बहुत ज़रूरी है। बोर्ड में अगर सक्सेशन प्लानिंग हम ठीक तरह से कर पाते हैं, तो ये जो सक्षम बोर्ड है, ये केएमपीज़ में भी सक्सेशन प्लानिंग कर सकता है। रिटायर तो आज नहीं तो कल किसी को होना ही है, लेकिन स्ट्रैटेजिक रिटायरमेंट लेना बहुत ज़रूरी है और ये जो चर्निंग है, ये बढ़ने वाली है क्योंकि अभी डायरेक्टर्स का जो समय होगा बोर्ड में 10 साल का होगा। 10 साल के ऊपर आपको समय मिलने वाला नहीं है, तो मैं जानता हूँ कि कई मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऐसे हैं कि हमारे पहले 5 साल तो बैंक समझने में निकल जाते हैं और अगले 5 साल हम लोग डिसीजन मेकिंग में आते हैं। तो 10 साल में हमें अगर रिटायर होना है तो बैंक चलाएगा कौन? तो ये नहीं चलने वाला। आपको पहले 6 महीने में आपको पूरी बैंक समझनी है। 6 महीने में। अगर आप 6 महीने में बैंक समझ जाते हैं, तो फिर आपके बाकी के साढ़े 9 साल आप सही तरीके से बैंक को चला सकते हैं और मैंने देखा है कि हमारे इस सेक्टर में सीईओज़ का या की मैनेजमेंट पर्सन्स का मिलना बहुत मुश्किल है। होता क्या है फिर? पब्लिक सेक्टर बैंक में से लोग आ जाते हैं जिन्हें कोऑपरेटिव सेक्टर का अनुभव नहीं होता। वो बैंकर अच्छे होते हैं, लेकिन कमर्शियल बैंकिंग या पब्लिक सेक्टर बैंकिंग और कोऑपरेटिव बैंकिंग में फ़र्क क्या है? फ़र्क सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे आपको कोऑपरेटिव बैंकिंग में आपको सब लोगों को साथ में लेके चलना पड़ता है। कमर्शियल बैंक में एज एन इंडिविजुअल यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डोमेन एक्सपर्टीज, पर्टिकुलर डेस्क एक्सपर्टीज, जहाँ पे आप हेड करते हो। कोऑपरेटिव बैंक में ऐसा नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक में सीईओ के डायमेंशन पूरे बदल जाते हैं या जिसको हम एमडी कहते हैं, उसके डायमेंशन पूरे बदल जाते हैं। उसको कुछ चीज़ें मालूम नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको लोगों को साथ में लेकर चलना, ये सबसे बड़ी, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट अ सीईओ इज़ रिक्वायर्ड टू डू। और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, किसी भी हालत में, कुछ भी हो जाए, लॉस मत कीजिएगा। आपकी बैंक जो है, इट शुड रिपोर्ट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट अलोन। पूरा प्रोविजन और प्रावधान करके, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि रिजर्व बैंक के जो इंस्पेक्टर्स आ रहे हैं, वो भी पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की पढ़ाई करके आते हैं, तो उन्हें पता होता है कि आप जगलरी कहाँ कहाँ पे करते हो। और वो अकाउंटिंग जगलरी की अगर बात करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा, आप एक बड़े टाइम बॉम्ब पे बैठे हो। वो टाइम बॉम्ब कौन सा है? डीटीए डीटीएल का। कभी ना कभी तो रिवर्स होगा। तो उसकी तैयारी हम बैलेंस शीट में करते नहीं है और मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे बैलेंस शीट में घोस्ट घुस चुके हैं। आइडेंटिफाई द घोस्ट एंड ड्राइव देम अवे। डीटीए डीटीएल इज वन सच घोस्ट विच कैन इम्पैक्ट योर बॉटम लाइन सडनली। अचानक से जाके आपको बैंक को वो लॉस करवा सकता है। तो ये जो बैलेंस शीट के घोस्ट है, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, उसके ऊपर काम कीजिएगा। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट आपके पास फ्रेमवर्क नहीं है, तो फ्रेमवर्क बनाइएगा, पॉलिसी बनाइएगा, उसके हिसाब से चलिएगा। और मैंने कई बार देखा है कि कई बार बैंकों का जो बोर्ड होता है ना, वो इस मानसिकता में रहता है कि मैं समझो 5 साल बोर्ड में हूँ, तो कोई पंगा नहीं चाहिए। 5 साल अच्छी चले बैंक, बस मेरा टर्म खत्म हो गया, आगे जाने बैंक जाने, उसका काम जाने। ये विचार गलत है, क्योंकि
आप मान लो कि आपकी बैंक स्टैग्नेंट है, ग्रो नहीं कर रही है, तो दिस इज अ सीरियस एबरेशन। आप बने हो ग्रोथ के लिए, और अगर आप ग्रोथ नहीं करोगे, क्योंकि आप ग्रोथ का जुड़ाव किससे करते हो? ग्रोथ का आप जुड़ाव रिस्क से करते हो। रिस्क लेना ही तो बैंकिंग है। तो आपको रिस्क मेजर करके लेना है। आपका एपेटाइट क्या है? आपकी ताकत क्या है? आपकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? उसको देख के आप रिस्क डिवाइस कीजिएगा, और हमेशा इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। जो रेगुलेटर कह रहा है ना सीआरआर के बारे में कि भाई 12% ठीक है, 14% ठीक है, याद रखिएगा कि आप हमेशा कम से कम 2 बेसिस पॉइंट आपका सीआरआर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से ऊपर होना चाहिए। कभी भी जाकर के कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, रेगुलेटरी गाइडलाइन चेंज हो सकते हैं, एंड द रिचेस्ट मैन इन टाउन इन दैट केस इज द वन हु कैरीज द मनी इन हिज पॉकेट। और आपका कैपिटल आपको ये ताकत देगा। तो आपको अगर लगता है कि हम लोग 14% के सीआरआर पे खुश है, गलत है। आपको कम से कम 15-16 के ऊपर सीआरआर रखना है अगर आपको बैंक ग्रो करना है। और ग्रोथ हैज नो ऑप्शंस, आपको तो ग्रो करना है। मुझे याद है कि हमारे जो कॉरपोरेशन मिनिस्टर है, उनका ये कहना था कि विद इन 5 years वी शुड बी डबल द साइज ऑफ द करंट सिचुएशन। इसका मतलब ये है कि हर साल 20% से ग्रो करना है। आपका ग्रोथ का परसेंटेज देखिए, सिंगल डिजिट में होगा। कम से कम 15%, 12% का ग्रोथ कम से कम कीजिए। वो ग्रोथ इसेंशियल है। बैलेंस ग्रोथ करना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ग्रो करना है तो डिपॉजिट के रेट बढ़ा दो, डिपॉजिट बढ़ा लो, ग्रो हो गए, नहीं। दैट इज स्वेलिंग, उसको सूजन कहते हैं। तो डिपॉजिट उतना ही बढ़ाओ जिसको आप डाइजेस्ट कर सकते हो। देखिए, बैंकिंग इज नॉट एन इजी टास्क। आपको पूरा बैलेंस रख के आपको ग्रो करना है, लेकिन ग्रो करने के सिवा आपके पास कोई ऑप्शन मुझे नज़र में नहीं आता है। तो ये जो 2026 का प्लेबुक है, उसमें मेरा ये कहना है कि आप सबको और एक चीज़ का ध्यान देना है कि रेगुलेटरी कंप्लायंस के ऊपर अभी आपको लंबा रोप नहीं दिया जाएगा। रेगुलेटर विल नॉट ग्रांट यू अ लॉन्ग रोप। गलती हो गई, छोड़ दिया, नहीं होगा। आप बैंक चलाते हो, आपको ध्यान रखना है, आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ध्यान रखना है, आपको कंप्लायंस कल्चर बढ़ाना है, कंप्लायंस आपको अच्छा रखना है। भले आपको आपका एसेट साइज अगर 5,000 करोड़ का नहीं है, तो आपको चीफ रिस्क ऑफिसर की जरूरत नहीं है। दैट इज अ टेक्निकल गाइडेंस। आपकी बैंक छोटी है, लेकिन आप रखो ना रिस्क ऑफिसर। एक ऑफिसर को जिम्मेवारी दो जो रिस्क के अलग अलग पॉलिसीज पे काम करेगा और इंटरनल गाइडेंस बढ़ाएगा। वो खुद पढ़ाई करेगा और सबको नॉलेज शेयर करेगा कि क्या होता है। तो ये जो मेरा ये मानना है कि ये जो 2026 साल है, हर साल चैलेंजिंग होता है। हर साल कुछ नई नई चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपका फोकस टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, डिजिटल, डिजिटल एंड बी रेगुलेटरी कंप्लायंट बैंक। फॉलो द कंप्लायंस नॉर्म्स, फॉलो एवरीथिंग दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टेल्स यू डू। बाद में सब करो, बाद में सब करो, और कंसोलिडेशन के पाथ पे चलो। अगर आपको लगता है कि कोई बैंक छोटी है और वो ठीक से चल नहीं रही है, यू हैव द एनर्जी टू टेक ओवर दैट बैंक और अमालगमेट दैट बैंक, प्लीज टेक अप द चैलेंज, टेक अप द चैलेंज। क्योंकि सेक्टर में मेरा ये मानना है कि आगे आने वाले 2 साल अमालगमेशन का बड़ा हवा होने वाला है, या जिसको हम कहते हैं कि अमालगमेशन बड़े जोरों शोरों शोरों से होने वाला है। तो होने उसमें हमें ये सोचना है कि एज अ सेक्टर वी हैव टू सर्वाइव एंड ग्रो। हमें ये सोचना है कि हम लोग कंप्लायंट बने रहें हमेशा के लिए, और बैंक अच्छी तरह से चला है। मैं हमेशा कुछ ना कुछ आपको नया देने की कोशिश करता हूँ, और ये जब मैं आपको नया
नए विचार जो देता हो, ये इसमें से कोई भी नया विचार नहीं है, लेकिन फ़ोकस इन पॉइंट्स पे आपको रखना है, क्योंकि अगर फ़ोकस आप इन पॉइंट्स पे रखोगे, तो 2026 में आप लोग आगे के 5 साल का प्लानिंग कर सकते हो। डू प्लान। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्लान करने के बाद वो चीज़ आप हासिल कर ही सकते हो, लेकिन प्लान करना बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू प्लान। अगर आप प्लान करते हो, सही तरीके से चलते हो, नोबडी कैन स्टॉप यू। यू विल ऑलवेज कम आउट अ विनर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं चैनल पे कमेंट्स ओपन रखता हूँ, आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो, मेरा ईमेल भी आपके पास रहता है। आप को कुछ भी सवाल या डिफ़िकल्टी है तो बताइएगा। मेरे से हो सका है, जितना हो सकता है उतनी मैं आपकी मदद करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।